चलिए लाइव आ गए आप लोग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो क्लासेस शुरू करा जाए। काफ़ी लोग लाइव हैं, कुछ लोग बढ़ रहे हैं, एक बार शेयर कर दीजिए। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं। लगातार क्लासेस आपके लिए चल रही हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। अब बताने की ज़रूरत नहीं रह गई कि ये वाली क्लास चल रही है, वो वाली क्लास चल रही है और हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि कुछ बहुत सारी नई चीज़ें भी आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जिसको मैंने कल भी कहा था, आज फिर से बता रहा हूँ। टेस्ट आपका एवरी संडे हम लोग टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एवरी संडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट टेस्ट, जिसमें शुरुआत में हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करेंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के बाद हम आपको फुल लेंथ टेस्ट भी कराएंगे, फिर हम आपको टेस्ट सीरीज भी कराएंगे। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप इस बात का आकलन नहीं कर सकते कि आपने कितना पढ़ा है। ये जो पूरा जीवन है ना, इसकी सारी सफलताएं इसी बात पर निर्भर करती हैं कि आपने अपना आकलन कितना अच्छे से किया है। अगर आपने खुद को कम आंका तो जीवन में बड़े सारे घाटे होते हैं, और अगर आपने खुद को ज़्यादा आंक लिया तो भी जीवन में बड़े सारे घाटे होते हैं। तो सही सही एक्यूरेसी से आंकना बहुत ज़रूरी है। सही सही एक्यूरेट आकलन बड़ा ज़रूरी है, और एक्यूरेट आकलन सिर्फ टेस्ट करा सकता है। आप कितने पानी में हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं, कितने नंबर आपको चाहिए, कितने मार्क्स आपको चाहिए, और आपने मेहनत कितनी करी है, आपकी योग्यता कितनी है, इन तमाम चीज़ों को जानने का एक ही तरीका है कि आप टेस्ट दीजिए। तो हर संडे हम लोग टेस्ट कराएंगे। गुड इवनिंग सार्थक, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन। हम लोग एवरी संडे टेस्ट कराने जा रहे हैं। ईच एंड एवरी संडे वी विल कंडक्ट टेस्ट। टेस्ट हमारे ऐप पर मिलेगा, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट में आप लोग जो है पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। सर मैंने आपको आपका कॉल सोचा 32। सर मैंने आपका एज सोचा दीपक यादव कह रहा है सर मैंने कल आपका एज सोचा 32 तो 36 के बीच में। बहुत बड़ा झूठ है भैया। 32 टू 36 कौन बताया? मेरी एज अभी 16 साल कंप्लीट हो गई है, 17-18 के आसपास में लगता है होगी, ठीक है ना। और अगले 15, 20, 30, 40 साल तक यही 18-20 के आसपास रहने वाली है, कम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अगले 30-40 साल तक मेरी एज ना बढ़ने वाली है ना तो बढ़ेगी। 18-20 का मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, हाँ। तो आप एज के बारे में बिल्कुल ना सोचें, ठीक है, ठीक है। ये कौन तुमको 32 से 36 बता दिया भाई? कौन गलत इंफॉर्मेशन मेरे खिलाफ काम कर रहा है? ठीक है, आइए क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आइए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। आइए क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। क्लास की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। आज जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स जो है उसकी हम प्रैक्टिस कराते हैं। जो लोग मेरे से परिचित ना हो, शायद अब तक परिचित हो गए होंगे। ये मेरा नाम GD पांडे है और ये पीछे मेरी फोटो लगी हुई है, ठीक है ना। ये मैं हूँ, ये मेरी फोटो है, और हम लोग की पार्टी नहीं हो रही, हम लोग की क्लास चल रही है। तो हम जो है आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, और फिलहाल हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो फ्लो ऑफ फ्लूइड पे करा रहे हैं। कल शाम को मैंने एक क्लास पढ़ाई थी सरफेस टेंशन पे, आप लोगों की उपस्थिति बहुत कम थी। आज फिर एक क्लास है सरफेस टेंशन का पार्ट 2, वो शाम 8 बजे प्रसारित होगा। वो क्लास आप ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिन लोगों ने देखा होगा निश्चित रूप से उन्होंने बहुत एंजॉय किया होगा। सर बट रियल में बताने में राइट होना सर 30 नहीं, एकदम गलत हैं आप, एकदम गलत हैं, ठीक है। 30 तो बहुत ज़्यादा हो गया यार। 30 तो मैं कई सालों बाद जाऊंगा, 30 का तो कहीं आसपास वही नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। तो आज शाम को 8 बजे अनाउंसमेंट है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फिर से आपके लिए। आज शाम को 8 बजे आपको सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव की दूसरी क्लास पार्ट 2 लेनी है, और वो वीडियो शायद हट भी जाएगा एक आध दिन में, चैनल से हटा देंगे हम लोग। तो आप पूरी क्लास एंजॉय करिए, तो लाइव आके ले सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है ना।
कौन सा स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो शो करता है? संदीप कुमार प्रजापति, हाँ संदीप जी। आर्मी वाले हमेशा जवान रहते हैं, जितेंद्र सोलंकी, यस। और हम लोग हैं मैकेनिकल आर्मी वाले, सिविल आर्मी वाले, इंजीनियर्स आर्मी वाले, ठीक है ना। और हमारी सेना आप लोग हैं। क्वेश्चन सॉल्व करिए भाई फटाफट, क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या आएगा पहले का आंसर बताइए, पहले का आंसर क्या आएगा? ठीक है, एक इक्वेशन होता है काशी रीमन इक्वेशन। काशी रीमन इक्वेशन का नाम सुना है? आज की क्लास में मैं आपको काशी रीमन इक्वेशन के बारे में भी पढ़ाऊंगा। इस क्लास में भी एक क्वेश्चन आएगा जहां पर काशी रीमन इक्वेशन की बात की गई है। आई विल एक्सप्लेन द काशी रीमन इक्वेशन इन दिस क्लास ओनली। ओके, तो अगर आप जानना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं काशी रीमन इक्वेशन क्या होता है, तो आज की क्लास में आपको पता चलेगा। कुछ लोग इसको सीआर इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आज की क्लास में आपको काशी रीमन इक्वेशन के बारे में भी मालूम होगा। चलिए बात करते हैं जरा। क्या कहा जा रहा है आपसे? आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा आपसे पूछा है, बताइए भाई, कौन सा आपसे पूछा है? आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। देखिए स्टीडी होने का मतलब क्या है? स्टीडी होने का मतलब है कि कांस्टेंट रेट पर होना चाहिए। और नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि क्रॉस सेक्शन जो है आपका, जो क्रॉस सेक्शन है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या क्रॉस सेक्शन जो है, वो न तो इंक्रीजिंग हो और न तो डिक्रीजिंग हो। वो क्रॉस सेक्शन ना तो इंक्रीजिंग हो ना तो डिक्रीजिंग हो, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ना है तो क्रॉस सेक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, यानी कि लॉन्ग पाइप ना लिखा रहे, या तो इंक्रीजिंग रहे या तो डिक्रीजिंग रहे। तो बताइए कांस्टेंट रेट कहाँ है? फ्लो थ्रू एक्सपेंडिंग ट्यूब। तो एक्सपेंडिंग ट्यूब तो गलत हो गया पहले ही, बोलो भाई। फ्लो थ्रू एन एक्सपेंडिंग ट्यूब एट इंक्रीजिंग रेट, नहीं यहां से गलत हुआ, यहां से गलत हो ना, कांस्टेंट रेट होना चाहिए, ए गलत हो गया। फ्लो थ्रू एन एक्सपेंडिंग ट्यूब, हाँ तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो बी सही लग रहा है। एट कांस्टेंट रेट सही है। फ्लो थ्रू लॉन्ग पाइप, लॉन्ग पाइप नहीं हो सकता क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। पहले का आंसर क्या आया? बी पार्ट। काशी रीमन इक्वेशन के बारे में आपने नहीं सुना है? एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया है, पिछले 1-2 साल में आया है, ईएस में आया है, गेट में आया है। तो काशी रीमन इक्वेशन मैं एक्सप्लेन करूंगा आज की क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the particle of the fluid attains such a velocity that velocity vary from point to point in magnitude and direction as well as from instant to instant, the flow is said to। बताइए ऐसा फ्लो जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी समय के साथ हर पॉइंट पर हर जगह बदलती चली जा रही है। अभी वेलोसिटी इतनी है, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, बार बार उसमें चेंजेस हो रहे हैं। इस प्रकार के फ्लो को क्या नाम देंगे बच्चों? इस प्रकार के फ्लो को नाम देते हैं टर्बुलेंट फ्लो। 2 प्रकार के फ्लो होते हैं ना, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो में जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं वो लेयर्स में बहते हैं, लेयर्स में बहते हैं। उनमें ना आपस में बहुत सारा वर्टिकल डायरेक्शन में इंटरेक्शन नहीं होता है क्योंकि उनमें मोमेंटम कम होता है। लेकिन जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें बहुत सारा मूवमेंट होता है और उसका वेलोसिटीज लगातार बदलती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अनस्टेडी फ्लो। आज की जो क्लास है ना उसमें मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, मैंने नेक्स्ट लेवल या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं रखे हैं, बल्कि आज की क्लास का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आज आपको प्रैक्टिस करानी है। आज स्पीड भी टेस्ट होना है कि कितना जल्दी आप सवाल कर पाते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू
क्रैक द एग्जामिनेशन, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको हर एक पक्ष पे अच्छा होना चाहिए, हर एक पक्ष पे आपको मजबूत होना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, आपको नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। तो आज की जो क्लास है वो स्पीड की क्लास है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर, टर्बुलेंट फ्लो में प्रेशर लो होता है क्या? ये दीपक बेटा, ये सवाल का जवाब एक लाइन में दूंगा मजा नहीं आएगा, टर्बुलेंट फ्लो पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब आप खुद समझोगे ना प्रेशर कैसे होता है। इस सवाल का जवाब देने का मतलब है, सवाल दीपक ने पूछा है, कई बार आप लोग सवाल पूछते हैं कि सर ये बता दीजिए, कई सवालों के जवाब जानते कैसे होते हैं? कई सवालों के जवाब ऐसे ही होते हैं जैसे बाहुबली 1 में ही पता चल जाता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अगर पहले बाहुबली में ही मालूम हो जाता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो क्या बाहुबली 2 हम देखते? सारा कुछ ना क्लाइमेक्स ही रिवील हो गया। तो कई चीजें हैं वो आपको देख के ही मजा आएगा कि कैसे है। मैं पढ़ाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है, मेरा खुद बड़ा मन है कि मैं पढ़ाऊंगा आपको लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इतनी डिटेल पढ़ाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट में आपको एंजॉय करने को मिलेगा। तो इसको एक लाइन में जवाब नहीं दूंगा, मैं किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है, प्रेशर कैसे वेरी करता है, लेमिनार फ्लो में उसका फॉर्मूला क्या होता है, इत्यादि 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 सारी बातें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो? अनस्टेडी यूनिफॉर्म, बताओ। अनस्टेडी है मतलब रेट कांस्टेंट नहीं रहेगा। अनस्टेडी का मतलब क्या है? अनस्टेडी का मतलब है कि रेट कांस्टेंट नहीं रहेगा, और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा, एक्सपेंडिंग नहीं होगा, लॉन्ग पाइप रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया? बोलो, 3 का आंसर क्या आया? 3 का आंसर आया सी पार्ट, फ्लो थ्रू ए लॉन्ग पाइप एट अ डिक्रीजिंग रेट। अनस्टेडी है ना, तो रेट कांस्टेंट नहीं है, डिक्रीजिंग है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया? सी पार्ट। आसान क्वेश्चन है, बोलो मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स स्टेडी? देखो सारे क्वेश्चन स्टेडी अनस्टेडी, स्टेडी अनस्टेडी, स्टेडी अनस्टेडी, यही तो चल रहा है, सारे क्वेश्चंस में यही चल रहा है। बोलो यार। अच्छा, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो कुछ मैं अपने से आपको दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है ना। आंसर आप लिखिएगा, मैं क्वेश्चन दूंगा। पहले ये कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। कराए ना इस तरह से, कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं यहां लिखूंगा, आप करिएगा फटाफट, यहीं सामने करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो? एक ही क्वेश्चन यार बार बार पूछता है। जेईई की परीक्षाएं बहुत आसान होती हैं, दुनिया में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो आसान नहीं होती है, बहुत सिंपल होती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न योर सब्जेक्ट्स माय डियर फ्रेंड्स। आपको ना अपने सब्जेक्ट्स तैयार करने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, उस रणनीति का पालन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के सक्सेस मिलती है। सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती है। 4 का आंसर लोग कह रहे हैं डी पार्ट, 4 का आंसर कह रहे हैं लोग डी पार्ट। अच्छा, स्टेडी है, डी में चेक करते हैं, डी में चेक करते हैं, और यूनिफॉर्म है, हाँ कांस्टेंट रेट है, लॉन्ग पाइप है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बोलो यार, सही है। अच्छा, एक आध क्वेश्चन अपने से लगाते हैं, एक आध क्वेश्चन अपने से डालते हैं, बताओ। ये एक पाइप है, दिस इज द पाइप, ये एक पाइप है, एक्सपेंडिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डाया आप सब देख रहे हो। ये एक पाइप है और इसमें से पानी गिर रहा है। ये एक पाइप है और इसमें से पानी गिर रहा है, इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, और जिस पंप से पानी फ्लो हो रहा है, पंप जो है वो जस्ट स्टार्टेड, जस्ट चलाया गया है। तो बताइए स्टेडी होगा कि अनस्टेडी होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? बताइए। पंप हैज बीन जस्ट स्टार्टेड, पंप जस्ट शुरुआत किया गया है। मोटर चलाते हो घर पे, टुल्लू चलाते हो ना, ठीक है, टुल्लू का बटन ऑन किया गया है, बस जस्ट उस समय की फोटो खींची हमने। तो बताइए ये क्या होगा? ये स्टेडी होगा प्लस यूनिफॉर्म भी होगा, ए पार्ट। बी पार्ट में मैंने लिखा कि ये अनस्टेडी होगा लेकिन ये यूनिफॉर्म होगा। सी पार्ट में मैंने लिखा कि ये स्टेडी होगा लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, और डी पार्ट में मैंने लिखा कि ये अनस्टेडी भी होगा और अनस्टेडी के साथ साथ ये नॉन यूनिफॉर्म भी होगा। बताओ ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही है? ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही है? जो क्वेश्चन मैं बना दूंगा ना, अगर वो लगा लोगे तो एग्जाम के सवाल तो लगने ही लगने हैं। बताओ 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 बताओ, सबका आंसर आना चाहिए।
पानी, ये आर्यन जी बताइए भाई। कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं सी, कुछ लोग कह रहे हैं डी। इतने क्रांतिकारी और इतने समझदार हमारे बच्चे हैं और इतने भावुक हैं ये लोग कि किसी ऑप्शन को निराश नहीं करते हैं। कुछ लोग ए की तरफ भी रहते हैं, कुछ लोग बी की तरफ भी रहते हैं, कुछ लोग सी की तरफ रहते हैं, कुछ लोग डी की तरफ भी रहते हैं। किसी को निराश करना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये सबको हाँ बोलने वाले लड़के हैं, ठीक है ना। ये किसी को निराश नहीं करते, सबको हाँ बोल देते हैं। सही आंसर बताओ यार। द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। भैया ये पंप को जस्ट चलाया है आपने ना, पंप को आपने जस्ट चलाया है तो फिर अनस्टेडी होगा ना। समय के साथ पानी कम है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, थोड़ी देर बाद वो कांस्टेंट रेट पे आएगा ना। हाँ, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि ट्यूब कैसी है, ट्यूब आपकी जो है वो डिक्रीजिंग डाया की ट्यूब है, ठीक है ना। डिक्रीजिंग डाया हो या इंक्रीजिंग डाया हो तो ये क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म। एक क्वेश्चन और लगाओगे? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, पंप इज रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड। पंप इस बार कांस्टेंट स्पीड पर रन कर रहा है और डाया इस तरह की है। बताइए, ये बताइए स्टीडी, इसका आंसर बताइए। स्टीडी प्लस यूनिफॉर्म कि अनस्टीडी प्लस नॉन यूनिफॉर्म स्टीडी प्लस नॉन यूनिफॉर्म क्या है ये? ए है कि बी है कि सी है? ए ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन सही है कि सी ऑप्शन सही है? बोलो भाई, फटाफट बताओ आंसर जरा इसका। ए करेक्ट है कि बी करेक्ट है कि सी करेक्ट है? स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म, कुछ लोग लिख रहे हैं स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अगर तो सवाल लगाना बड़ी बात नहीं है। सवाल का आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है। अब आप लोग समझने लगे हैं, नो डाउट आप समझने लगे हैं, तो अब बात पकड़ में आपके आने लगी है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए कुछ आपसे कहा जा रहा है। आइए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो 5 का आंसर बताओ। 5 का आंसर, द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स आर आइडेंटिकल। अगर सारे पॉइंट्स पे आइडेंटिकल हैं तब वो नॉन यूनिफॉर्म कहाँ हुआ, तब तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा ना। तो 5 में ए ऑप्शन गलत है। द वेलोसिटी ऑफ सक्सेसिव फ्लूइड पार्टिकल एट एनी पॉइंट इन द सेम एट सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग कह रहा है तो हम स्टीडी या अनस्टीडी को बोलेंगे, हम उसे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पे चेक नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी डू नॉट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द फ्लूइड, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट डू नॉट चेंज, हाँ अगर डू नॉट चेंजेस है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा? 5 का डी पार्ट। 5 का डी लगाया लोगों ने ना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एसएससी जेई का क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, ये सारे क्वेश्चन किसके हैं? एसएससी जेई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो जेई की परीक्षा होती है उसी के प्रश्न है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स व्हेन। यूनिफॉर्म फ्लो कब होता है? यूनिफॉर्म फ्लो तब होता है जब फ्लो इज स्टीडी, ऐसा कुछ नहीं है। द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, ऐसा भी कुछ नहीं है। साइज एंड शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन इन अ पर्टिकुलर लेंथ रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। 6 का आंसर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन। सहमत हैं आप लोग?
किसी का और कोई राय हो और कोई मत हो तो दे सकता है क्वेश्चन नंबर 6 में। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, या अगर आपको कुछ पूछना हो, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 का सी पार्ट है, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसका मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। सरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, आसान क्वेश्चन है, बस आप कर ले जाएंगे अगर आप सीख जाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाथ ऑफ जेट। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और नीचे लिख के बताइएगा कि किस फॉर्मूले से आपने इसका जवाब दिया। आपने इस सवाल का जवाब जब निकाला तो फॉर्मूला कौन सा यूज किया आपने, किस फॉर्मूले के आधार पर या किस प्रिंसिपल के आधार पर या किस तर्क के आधार पर आपने इसका जवाब दिया। मैं इसको साइड हो जा रहा हूं क्योंकि ना बच्चों, सवाल को तर्क से लगाना, तार्किक तरह से लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जब तक आपके पास सवालों के तर्क नहीं है, प्रॉपर रीजन नहीं है, तब तक आप सवाल सही से नहीं लगा पाओगे। तार्किक तरीके से जवाब देना बहुत जरूरी है। ऐसे सवाल जिनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। ओके, तो कॉन्सेप्ट ना नहीं जानेंगे आप तो एक समय के बाद आप लैग करेंगे। बताइए भाई, इसका जवाब क्या हो सकता है। अ पाथ ऑफ द जेट डिस्चार्जिंग फ्रॉम द बॉटम ओपनिंग इन अ टैंक फुल ऑफ वाटर। एक बॉटम है, टैंक है, उसके बॉटम में छेद कर दिया हमने। ठीक है ना, टैंक है, एक टंकी है, आप सबके घर में टंकी होगा ना। आज सब लोग जाना, सब लोग जा करके अपने घर की पानी वाली टंकी में छेद कर देना, उसके बॉटम में तुम लोग छेद कर देना। तुम लोग को वैज्ञानिक बनना है कि नहीं बनना है। तुम लोगों ने कहानी पढ़ी है ना, एक वैज्ञानिक थे, वो क्या करते थे, वो चिड़िया मार के खा जाते थे। हाँ, सुना कभी। और न्यूटन के बारे में सुना ही होगा, सेब गिरा ऊपर से, तो न्यूटन ने सोचा कि सेब क्यों गिरा। तुम लोग होते तो सेब लेके भाग जाते, सेब खाओ पहले, क्यों गिरा बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर बॉटम में हम लोग क्या करें, अगर एक होल कर दें तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, यहाँ से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। द पाथ ऑफ द जेट डिस्चार्जिंग। जेट जानते हो क्या होता है, जेट जैसे ये पाइप है ना, जब पाइप है, पाइप से जो पानी निकलता है, ये जो पानी की बौछार निकलती है ना, तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते समय इसको हम जेट बोलते हैं। आगे मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इम्पैक्ट ऑफ जेट। जब मुझे फ्लूइड मशीनरी पढ़ाना होगा, जब मुझे हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ाना होगा, तो मैं वहां आपको पढ़ाऊंगा एक टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ जेट। ठीक है ना। तो जब यहां से पानी निकलेगा तो पूछ रहे हैं, इस पानी जब निकलेगा ये पानी, तो उसका शेप क्या होगा, व्हाट विल बी द शेप। अब देखिए यहां से जब पानी निकलेगा ना, देखिए ये ऑरिफिस बन रहा है ना, आपने देखा होगा, तो ये ऑरिफिस बन रहा है। टॉरिसेली का इक्वेशन याद आ रहा है, टॉरिसेली का इक्वेशन पढ़ा। कुछ लोग बड़े आश्चर्य में हैं, सर आप क्या बात कर दिए, टॉरिसेली ये कौन सा इक्वेशन है, सर ऑरिफिस, ये सर ये क्या होता है। कुछ लोग इतना आश्चर्य प्रकट करते हैं कि उनके आश्चर्य को देख करके मैं एकदम आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। सर ऑरिफिस, सर नाम नहीं सुना सर। ठीक है, हाँ डिप्लोमा कर लिया सर, बीटेक, हाँ सर बीटेक भी हो गया सर, एमटेक चल रहा है, ऑरिफिस का नाम सुना आपने, नहीं सर नहीं सुना सर। कोई सुना फॉर्मूला, नहीं सर नहीं सुना। तो भैया फॉर्मूला सुन लीजिए, नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा काम। फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2gh। क्या सर क्या बात कर रहे हैं, छोटा सा फॉर्मूला बताने के लिए इतना आपने भूमिका बनाई, यही योगदान है इनका। अरे इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है भैया इस फॉर्मूले का, इसका स्क्वायर कर दीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। स्क्वायर टर्म आने का मतलब है कि इक्वेशन कैसा होगा, पैराबोलिक, यानी शेप कैसा होगा, पैराबोलिक। द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, डी पार्ट। स्क्वायर टर्म का मतलब पैराबोलिक होता है, इतना तो समझते हो ना, इसमें कोई आश्चर्य प्रकट तो नहीं करेगा। बोलो यार, एसएफडी बीएमडी बनाते समय इतना तो पता होगा ना, एसएफडी बीएमडी बनाते समय इतना तो पता होगा ना। क्या पता होगा कि x के पावर 1 है, x के पावर 2 है, x के पावर 3 है, तो कैसा रिलेशन आएगा, लीनियर रिलेशन आएगा। ये कैसा आएगा,
पैराबोलिक आएगा, ये कैसा आएगा, क्यूबिक आएगा। ये सब चीज़ जानते हो ना, बेसिक मैथमेटिक्स तो आइडिया है ना आप लोगों को। बेसिक मैथमेटिक्स जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा, तुम लोग के साथ एक बड़ी समस्या होती है, तुम लोगों से कह दो ना कि सर बेसिक मैथमेटिक्स बच्चों पढ़ लो, तो तुम लोग का आता है तुरंत मेरे पास व्हाट्सएप, सर कौन सी बुक से पढ़ें बताइए। ठीक है ना, हर बात पे तुम्हें किताब खरीदनी है बस। अरे खुद से कुछ समझो भाई, बेसिक मैथ्स मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी मैथ्स को लेकर के। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहचानो, इस क्वेश्चन को पहचानो पहले कि ये क्वेश्चन है क्या। मुझे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं चाहिए आपसे, आप जवाब तो दे ही लेंगे। मुझे बताइए, क्या इस इक्वेशन को कभी आप पढ़े हैं? क्या आपकी इस इक्वेशन से कभी मुलाकात हुई है? मुझे बताइए, इस इक्वेशन को कभी पढ़ा आपने? क्या देखा है आपने कभी? u इज अपॉन डी एक्स भी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू w अपॉन डी जेड। क्या इस इक्वेशन से कभी भेंट मुलाकात हुई है? ये जानते हैं कौन से खानदान की इक्वेशन है? जानते हैं ये इक्वेशन किस खानदान की है? बताओ, मुझे जानना है ये किस चीज का इक्वेशन है। जिस इक्वेशन पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो चालू हो गए आप लोग ए पार्ट बी पार्ट। भैया खुशबू, खुशबू बंसला, खुशबू बेंसला। खुशबू जी कहाँ से क्लास करते हैं आप? मुझे आइडिया नहीं मिल पा रहा। खुशबू जी आप कहाँ से क्लास करते हैं आप या करती हैं? मुझे इसका आइडिया आपके नाम से नहीं मिल पा रहा है, मैं क्षमा चाहूँगा। कहाँ से क्लास करते हैं? अभी कल मेरे पास एक मैसेज आया था भटिंडा से, एक लड़का वो पढ़ा हुआ है शायद ना, पंजाब से, पंजाब के आसपास से कहीं तो उसने किया था मैसेज। ये 3 डायमेंशनल नहीं, मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है कि ये किसका समीकरण है, ये किस चीज का इक्वेशन है, ये किस चीज का इक्वेशन है, मुझे ये जानना है। मुझे ये जानना है ये किस चीज का समीकरण है, ये किस चीज का इक्वेशन है। ये पाथ लाइन का इक्वेशन है कि स्ट्रीम लाइन का है कि स्ट्रीक लाइन का है, ये काशी रीमन इक्वेशन है, ये बर्नौली इक्वेशन है, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, ये किस चीज का इक्वेशन है, ये समीकरण कहां से आया? हम सवाल तो लगा ही लेंगे, सवाल लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट गुड इन कॉन्सेप्ट तो सवाल लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। बोलो भैया, आयलर इक्वेशन है। आयलर इक्वेशन ये होता है। और बताओ, और क्या है बताओ, और लोग बताएं भाई। अरे तुम लोग को मैंने पढ़ाया था यार, भूल गए तुम लोग। स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन नहीं याद है तुम लोग को? स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन नहीं याद है? बताओ, यहाँ 0.1 लिया था मैंने, यहाँ 0.2 लिया था मैंने। बोलो यार, ये सब तुम लोग भूल जाते हो, तुम लोग इतना जल्दी भूल जाते हो। ये वाली दूरी क्या कहलाएगी? ये वाली दूरी dy कहलाएगी, ये वाली दूरी dx कहलाएगी। यहाँ से यहाँ dt समय में जा रहा है, तो बताओ चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल मान लो इधर की चाल हम ले रहे हैं x डायरेक्शन में। चलो u ले लिया, u कितना हो जाएगा? dx अपॉन dt। यहाँ से dt निकाल लो, dt क्या हो जाएगा? dx अपॉन u। याद आया? बोलो यार, याद आया कि नहीं याद आया? बताओगे? फिर देखो v निकालोगे, क्या हो जाएगा? dy अपॉन dt। यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से फिर dt निकाल लोगे, dy अपॉन v आ जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड बराबर होता है। ये गणित के मास्टर ने हमको बहुत पहले पढ़ाया है। गणित के टीचर जो होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। कुछ गणित के टीचर जो होते हैं वो दोनों हाथों में घड़ी लगाते हैं, वो दोनों से मिलाते हैं कि उनका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है। आपने देखा कभी ऐसा गणित का टीचर? मैंने देखा है। तो ये देखिए dt dt बराबर है, dt dt बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v। ये स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है, ये स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है। कहाँ पर है स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन? 2D में। अगर इसी को 3D में लिखना चाहोगे तो एक बढ़ा दोगे, एक बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? अगर इसी को 3D में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? 3D में लिखना चाहते हो तो dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dz अपॉन
स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन है। सॉरी। याद आया ना? अब सही है, बहुत आसान है, बस याद करके रखना है, बस कुछ भूलना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए आप लोग फटाफट, कमेंट करके बताइए। जरा एक बार थम्स अप करिए, दिख नहीं रहा स्क्रीन पे कितने लोग हैं लाइव, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार थम्स अप करके बताइए कितने लोग हैं, समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। जवाब दीजिए। कुछ लोग ने आंसर दिया है। क्या आंसर दिया भाई आप लोगों ने? 9 का सी पार्ट। 9 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? देखो ये होगा नहीं। डिस्चार्ज थ्रू पाइप इज कांस्टेंट, ये तो होता ही है। कंडीशन डू नॉट चेंज विद टाइम, टाइम का कोई मसला ही नहीं है। तो 9 का आंसर सी पार्ट होगा। बोलो, 9 का आंसर ए पार्ट होगा, सी कैसे होगा भैया? बोलो यार, 9 का सी कैसे होगा? तुम लोग सी कैसे बता रहे हो? मुझे तो ए लग रहा है। और लोग देखिए 9 का आंसर। सी क्यों बोल रहे हो आप लोग? 9 में सी क्यों बोल रहे हो? डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप इज कांस्टेंट, ये इसके लिए बोल रहे हो? वाह भाई वाह। अरे पाइप से डिस्चार्ज तो कांस्टेंट होता ही है, Q1 जाएगा तो Q2 निकलेगा और Q1 बराबर Q2, आइडियली हम लेते ही हैं। ये कहाँ से कोई वो है आपका शर्त है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होने का? कुछ भी एवं ही बता दे तुम लोगों ने यार। हवाई फायर, सी से कोई मतलब ही नहीं है, सी कोई शर्त ही नहीं है, सी तो सामान्य बात है, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात है। सर लाइट चली गई थी, सॉरी। लाइट चली गई तो सी को ए बता दिया, ए को सी बता दिया। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए थे, ओके ओके। द करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, ठीक है ना। फायर होसेस के नोजल, फायर की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखा है? बोलो भैया, फायर की स्पेलिंग गलत है कि सही है? कि जो नोजल होते हैं उनका शेप क्या होता है? नोजल का शेप क्या होता है बताओ? नोजल का शेप क्या होता है? नोजल के बारे में सब लोग जानते हैं कि नोजल का शेप कन्वर्जेंट होता है। नोजल और डिफ्यूज़र इतना तो पढ़ा ही होगा, नोजल और डिफ्यूज़र तो जानते ही होगे, नहीं जानते? बताओ। अगर कोई डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन की कोई पाइप हो तो इस प्रकार की पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? नोजल, ठीक है। नोजल क्या करता है? नोजल ये करता है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को या प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। प्रेशर एनर्जी को किस में चेंज करता है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। नोजल से निकलने के बाद यहाँ जो नोजल की एग्जिट है, एग्जिट पे हमें क्या मिलता है? एट द एग्जिट ऑफ नोजल, एट द एग्जिट ऑफ नोजल हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है बोलो? ओनली काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है नोजल से निकलते निकलते सब खत्म हो जाएगी।
बात समझ में आया ना। पोटेंशियल यानी एम जी जेड या एम जी एच, काइनेटिक यानी एम वी स्क्वायर। निश्चित रूप से वेलोसिटी की बात हो रही है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जब नोजल में आप कोई फ्लूइड को पास कराओगे। तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, छोटी छोटी हैं मगर मोटी बातें हैं, समझ में आपको आनी चाहिए। शक्तिमान में देखते थे ना आप लोग, मैं कहता ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चलिए बताइए, फॉर ई रोटेशनल फ्लो, यहाँ भी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, हमारे टाइपिस्ट साहब ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। कोई बात नहीं, आप समझ तो रहे ही होंगे कि क्या इसकी स्पेलिंग होगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था, 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था ये लाप्लास। माय गॉड, बर्नौली, काशी रीमन, बताओ 11 का आंसर क्या हो सकता है? लाप्लास। ओके, सही है, लाप्लास करेक्ट। इसमें देखो एक इक्वेशन है ना, काशी रीमन इक्वेशन, इसके बारे में तुम लोगों ने कभी सुना ही नहीं क्या यार? इसके बारे में कोई जानकारी है आप लोगों को? एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस? कुछ जानते हैं आप लोग इसके बारे में? बोलो भैया। काशी रीमन इक्वेशन के बारे में कोई सूचना है आप लोगों को, पता है, जानते हैं कुछ इसके बारे में? खुश तो हैं आप लोग कि जानते हैं, जानना चाहते हैं? बता दूं मैं, जानना चाहते हैं? सीआर इक्वेशन पूछता है, सुना तो है, सुना तो है। अच्छा, आपने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। चलिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आपने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। इसके अलावा आपने स्ट्रीमलाइन फंक्शन के बारे में सुना ही होगा। बोलो बेटा, बोलो भाई, दोनों के बारे में सुना है? कुछ आइडिया है आप लोगों को? बोलो एक बार कमेंट करके बताओ, एनी आइडिया? पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीमलाइन फंक्शन, दोनों के बारे में कोई आइडिया है? अगर मैं लिख दूं u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, तो ये सही है गलत है? मुझे बताइए, अगर ऐसा मैं लिख दूं u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ये मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? मुझे बताइएगा, मुझे बताइए मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? ये करेक्ट है कि नहीं? और एक चीज मैं अगर और लिख दूं आपको, u इक्वल टू माइनस डेल शाई अपॉन डेल वाई, क्या दोनों चीजें मैंने सही लिखी हैं कि गलत है? मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? खाली ये बताओ बस। सही है, नाम सुना है इसका, सही है, काशी रीमन इक्वेशन है। अरे ये पहले ये बताओ, सही लिखा है ना, माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स और u इक्वल टू माइनस डेल शाई अपॉन डेल वाई। बात समझ में आ रहा है? फिर वही बात है ना कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो अगर राइट हैंड साइड बराबर करोगे तो माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये जो इक्वेशन बनी ना, इस पहली इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं
काशी रीमन इक्वेशन, ये काशी रीमन इक्वेशन है। एक इक्वेशन और है, उसको भी काशी रीमन बोलते हैं। एक इक्वेशन और है, उसको भी काशी रीमन बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल वाई। पहले मैं हट जा रहा हूं बोर्ड से, इतना नोट कर लो आप, इतना पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए, फिर अगर आप देखेंगे, देखिए यहां देखा आपने ना, फिर से नोट करना है तो कर लो भैया। दोनों सही है सर, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोगों का। कर लिया ना? इसी तरह से क्या करोगे, इसी तरह से ना v की वैल्यू को चेंज करोगे तो एक इक्वेशन और प्राप्त होगी, उसको भी CR इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहां पे u लिया है हमने, ऐसे ही फाई को लेकर के u ले लेना, फिर फाई को लेकर शाई को लेकर के v ले लेना, सॉरी फाई को लेकर के v, और फिर शाई को लेकर के v, और फिर फाई शाई में रिलेशन निकाल करके एक इक्वेशन और बना लोगे, उसे भी काशी रीमन इक्वेशन कहा। बना लोगे ना, आगे जानते हो ना भैया, इतना तो आइडिया होगा आप लोगों को। बोलो यार। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कहेंगे, काशी रीमन इक्वेशन कहेंगे। एक यहां से निकला है, ऐसे यहां से v निकालोगे, ऐसे यहां से v करोगे, और उन दोनों को आपस में बराबर कर दोगे। ठीक है ना? चलिए, ये क्या लास्ट क्वेश्चन था क्या यार? 12 क्वेश्चन और है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कोई समस्या होगी ना, कोई समस्या होगी तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही है। कोई समस्या, कोई डाउट है, कल एक बच्चे का मेरे पास व्हाट्सएप आया था, सरफेस टेंशन वाली क्लास को लेकर उसको डाउट था, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है ना? मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व करूंगा। 9454153570 9454153570। ठीक है? CR इक्वेशन, यस। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 का आंसर क्या होगा बताओ भाई। यूनिफॉर्म फ्लो इज वन फ्लो पैरामीटर एट एनी गिवन इंस्टेंट रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट। पहला ऑप्शन तो सही है। द फ्लो पैरामीटर वेरी यूनिफॉर्मली, गलत है। एन इमेजिनरी सिचुएशन, गलत है। नॉन एग्जिस्टिंग, गलत है। 12 का आंसर ए पार्ट। तो यहां से आज की क्लास समाप्त होती है। शिवेन सर अब क्लास की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा शायद पहले मैं छोड़ रहा हूं आज ना, शायद थोड़ा सा पहले मैं आपको छोड़ रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस इतने हैं जो जल्दी जल्दी खत्म भी हो गए आज, तो मैं आपको पहले छोड़ देता हूं। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना को बताते हुए, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट सूचना क्या है, इम्पॉर्टेंट नोटिस क्या है। नोटिस ये है कि आज शाम 8 बजे 8 PM पर सरफेस टेंशन की क्लास नंबर 2 सरफेस टेंशन की कौन सी क्लास, क्लास नंबर 2 आपको 8 PM पे मिलेगी, जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगा। क्या सर, थोड़ा और बताइए, स्टडी पर फोकस कैसे करें? एक बच्चा कह रहा है सर स्टडी पे फोकस कैसे करें। बेटा पढ़ाई ना सिर्फ 2 तरीके से होती है, या तो शौक से या तो खौफ से। तो शौक या खौफ जीवन में 2 में अगर एक है तो पढ़ाई होगी, और अगर शौक और खौफ दोनों में से दोनों नदारत हैं आपके जीवन में तो पढ़ाई नहीं होगी। यही फोकस करने का तरीका है।
अगर आपको पढ़ाई पे फोकस करने के लिए दिमाग लगाना पड़े तो फिर दुख की बात है। आप ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? पहला जो स्टेप होता है ना, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि आप पढ़ने की सोचो ही मत, पहले आप बैठना सीखो। आप चेयर पे 10 घंटे बैठिए, पढ़ने मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, गिर जा रहे हैं। अगर नींद आ रही है तो नींद के खिलाफ बैठना है, भूख लग रहा है तो खाना नहीं खाना है, गिर जा रहे हैं गिर के उठना है, फिर बैठ जाना है। बात समझ में आया ना? तो आप पहले ना अपने विरोधी को, वो विरोधी जो आपके अंदर आपसे लड़ाई करता है ना, उसको परास्त करिए। उसी को कहते हैं इच्छा शक्ति, विल पावर। सबसे पहले अपना विल पावर डेवलप करिए। दुनिया की सारी सफलताएं हासिल करने के वाले जो लोग हैं उनको देखिए, कोई और चाहता है कि आप जेई बन जाएं तो आप कभी जेई नहीं बन पाएंगे। सचिन तेंदुलकर के पापा नहीं चाहते थे कि सचिन तेंदुलकर बन जाएं, तो 10th फेल हो गए तो डांट खाए बेचारे। बात समझ में आया ना? सचिन खुद चाहते थे कि वो सचिन बन जाएं। आप जिस दिन खुद चाह लेंगे कि आप जेई बन जाएं तो आप जेई बन जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा कहता हूं, किताबें, हम लोग, टीचर्स, ये सारे लोग एक्सटर्नली आपको शेप कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली अगर आप मजबूत नहीं हैं तो आप हार जाएंगे। एक बड़ी अच्छी पंक्ति मुझे लगती है, किसी की मैंने कहीं पढ़ा था कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। जो पत्थर है ना, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तब कारीगर उसको अच्छा शेप भी कर पाएगा। पत्थर ही बालू वाला है, जैसे ही छेनी लगाई, हथौड़ी मारी, पत्थर ही टूट गया, तो थोड़े ना शेप हो पाएगा। और शेप होने का एक ही तरीका है कि अपनी रुचि पहचानिए, अपना इंटरेस्ट पहचानिए, आप क्या करना चाहते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप जेई नहीं बन पाते हैं तो जीवन समाप्त हो गया। अगर आप जेई नहीं बनेंगे तो कुछ और बहुत अच्छा बनेंगे, ठीक है? तो जेई बनना ही जीवन का उद्देश्य ना हो। जेई बनना जीवन का एक उद्देश्य हो, एकमात्र उद्देश्य ना हो। इट शुड बी अ एम, बट यही उद्देश्य हो जीवन का कि जेई नहीं बन पाए तो जिंदगी खत्म कर लेंगे, सब खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं आप। मैं जेई नहीं बना, मैं ए भी नहीं बना, तब भी क्या मेरा जीवन खराब है? बड़ा शानदार जीवन है। बात समझ में आए ना? तो फोकस करने का यही तरीका है बच्चों कि संकल्प लेकर के काम करिए, अपना इंटरेस्ट पहचानिए, अपनी रुचि पहचानिए कि आप वो काम करना, रुचि मतलब इंटरेस्ट, ठीक है? रुचि को अन्यथा ना लें। तो इंटरेस्ट पहचानिए कि आप करना क्या चाहते हैं, और जब आप करना चाहते हैं अगर उस पर आप लग जाएंगे तो आप जरूर कर लेंगे। ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है यार। लोगों ने एवरेस्ट फतेह कर लिया, आसमान पे चले गए, हवाई जहाज उड़ा दिए, बिजली बना दी, क्या क्या नहीं कर दिया। तुम लोग जेई नहीं बन पाओगे? आराम से बन जाओगे। थोड़ा सा काम करने का समय है, काम करिए, पढ़िए, 7-8 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़िए, किताब खोलिए, सवाल लगाइए, बार बार पढ़िए, लेक्चर्स देखिए, अल्टीमेटली सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ ना, अपने आसपास पॉजिटिविटी फैला के रखिए, सकारात्मकता को स्प्रेड करिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, खुश रहिए। और क्या कहता हूँ मैं? हाँ, और मैं कहता हूँ कि पेड़ लगाइए, शुद्ध ऑक्सीजन लीजिए, और इंसानों से प्यार करिए ही करिए, जानवरों से भी करिए। ऐसा नहीं कि इंसानों से मत करिए, इंसानों को डंडा मारिए, जानवरों से प्यार करिए। इंसानों से भी प्यार करिए, लेकिन जानवरों से भी करिए। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर नई नई बातों के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।